मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर सी-टेट में पूछे जाने वाले गणित शिक्षण के विषय में बात कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए कि गणित शिक्षण में जो गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसी से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स के विषय में यहाँ पर बात कर रही हूँ। वैसे इसके विषय में और भी अच्छी वीडियो मैं लेकर आऊँगी, लेकिन इसको आप लोग लास्ट तक देखिए। इसमें बहुत थोड़े से ही मुख्य बिंदुओं को रखा गया है, लेकिन इसके बाद अन्य भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, गणित शिक्षण की प्रकृति पहले हम लोग देखेंगे। गणित शिक्षण की प्रकृति, गणित शिक्षण की प्रकृति, तो सबसे पहले प्रकृति का अर्थ जान लीजिए। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है कि उससे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित करता है जिसके प्रति वही गुण उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। यदि मनुष्य अपने अंदर अच्छाइयाँ भरने के लिए अपने आप को नियंत्रित करे तो सदैव अच्छा कर्म करता है। उसके बावजूद भी कभी कभी उससे गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पर बात है गणित शिक्षण की प्रकृति के विषय में, अर्थात गणित शिक्षण के स्वभाव के विषय में। गणित शिक्षण का स्वभाव क्या होता है? गणित शिक्षण का स्वभाव ही है तार्किकता, अर्थात तार्किक। गणित तार्किक होती है, विश्वसनीय होती है और वस्तुनिष्ठ होती है। देखिए, तार्किक कैसे होती है? गणित शिक्षण का तार्किक होने के पीछे क्या रीज़न है? जैसे यदि बताया जाए कि 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, तो क्यों होता है? यदि इस पर तर्क लगाया जाए कि क्यों होता है, इसलिए होता है कि प्लस का चिन्ह होने से दोनों को जोड़ा जा रहा है। यदि 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है। और यदि माइनस हुआ, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 2 को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो क्या है? ये तर्क पर आधारित है। तो जाहिर सी बात है कि गणित की प्रकृति होती है तार्किक, अर्थात गणित तार्किकता पर आधारित होती है, विश्वसनीय होती है। विश्वसनीय, बिल्कुल विश्वसनीय होती है, क्योंकि गणित में यदि जैसे हमने अभी जो उदाहरण दिया, मैं उसी उदाहरण को लेकर चल रही हूँ। छोटा सा उदाहरण है, जैसे 2 + 2 4 होता है, तो यह विश्वसनीय है कि 2 और 2 4 ही होगा, 2 + 2 4 होगा। जबकि 2 × 2 कहें तो ही 4 होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गणित शिक्षण की प्रकृति के विषय में। तार्किक हो गया, विश्वसनीय हो गया। अब वस्तुनिष्ठ पर आते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब जो फिक्स हो कि इतना ही आना है। यदि प्लस करेंगे तो जैसे 2 + 2 किए तो 4 ही आएगा, 3 + 3 किए तो 6 ही आएगा, 1 + 1 किए तो 2 ही आए। तो ये क्या है? यह वस्तुनिष्ठ है। मतलब ये नहीं कि आप 2 + 2 करके 3 उसका जो है = 3 कर देंगे। नहीं, 3 नहीं हो सकता। जब होगा तब 2 + 2 4 ही होगा। मतलब वस्तुनिष्ठ है, निश्चित है। ठीक है। तो गणित शिक्षण की प्रकृति होती है कि वह तर्क पर आधारित होती है, विश्वसनीय होती है और वस्तुनिष्ठ होती है। विज्ञान विषयों का आधार भी है। क्यों? क्योंकि बिना गणित के विज्ञान विषय निराधार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? देखिए, कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लेती हूँ। जैसे कि चंद्रयान 2 यदि अंतरिक्ष में छोड़ा गया, चंद्रमा के पास छोड़ा गया, तो उसकी दूरी, उसकी निश्चित दूरी तय करके ही छोड़ा गया होगा ना, कि यहाँ पर जाकर उतरेगा इतनी दूरी पर। तो दूरी का जब तक ज्ञान नहीं होता तो चंद्रयान 2 कहीं पर भी जाकर अटक सकता था, कहीं पर भी और छूट सकता था। लेकिन नहीं, उसकी निश्चित दूरी तय है, उसका टाइम फिक्स है कि इतने दिन में जो है रोवर्स इतने दिन का चक्कर पूरा करेगा, इत्यादि बातें। तो ये क्या है? यह गणित से ही तो उसका जो है कैलकुलेट किया गया, उसका टाइम फिक्स किया गया। बाकी जैसे रासायनिक विज्ञान है, तो कितनी मात्रा में कौन कौन सी वस्तु मिलाई जाएगी तो क्या बनेगा, तो उसकी मात्रा का निश्चित ज्ञान के लिए गणित विषय की आवश्यकता पड़ी ना।
तो बाकी जैसे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियां हैं। कौन कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ पर हैं, कितनी निश्चित दूरी पर होती हैं, ठीक है, कितनी दूरी पर होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, इत्यादि चीज़ें गणित पर आधारित हैं। तो गणित विषय जो है विज्ञान विषयों का आधार है। इस प्रकार गणित की प्रकृति 4 हो गई, 4 हुई। और 5वें पर चलते हैं हम लोग। देखिए, यथार्थ गणित का पाठ्यक्रम में दैनिक जीवन से संबंध। हाँ, जो यथार्थ गणित अर्थात वास्तविक गणित है, उसके पाठ्यक्रम का दैनिक जीवन से संबंध है। क्योंकि पहले गणित में हम लोग जो है प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड इत्यादि सीखते हैं। तो दैनिक जीवन में यथार्थ गणित का यानी वास्तविक जीवन का दैनिक जीवन में बहुत ही संबंध है। और यदि संबंध की बात करें तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए, कहीं पर कोई सामान हम लोग खरीदने जाते हैं तो मोल भाव के लिए गणित आना आवश्यक है। घर का कोई भी बजट बनाना है तो गणित की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो आना ही चाहिए। तो जो हम लोग दैनिक जीवन में जिस गणित का प्रयोग करते हैं उसको व्यावहारिक गणित भी कहा जाता है। और इत्यादि, जैसे लोन लेना हो, किसी से पैसा लेना हो, पैसा भरना हो, ब्याज चुकाना हो, ब्याज पर देना हो पैसे, इत्यादि चीज़ें जो है गणित पर ही आधारित हैं। तो यथार्थ गणित का पाठ्यक्रम में दैनिक जीवन से संबंध होता है। सर्वांगीण विकास में सहायक। सर्वांगीण विकास में गणित की आवश्यकता होती है। सर्वांगीण विकास में गणित की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि थोड़ा भी गणित का ज्ञान नहीं है तो कैसे व्यक्ति कोई चीज़ खरीदेगा या मोल भाव करेगा, या अपने जीवन में किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको लोन लेना पड़े, लोन देना पड़े, या कोई कार्य एक निश्चित समय में करना पड़े तो कैसे कर पाएगा। अतः सर्वांगीण विकास में गणित शिक्षण की आवश्यकता है। बच्चों की शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी गणित जो है आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि कम से कम प्राइमरी क्लास में तक तो बच्चे को गणित आनी ही चाहिए। इसलिए प्राइमरी का जो पेपर आता है, प्राइमरी लेवल का C-TET का, उसमें 30 नंबर की गणित अनिवार्य होती है, जिसमें से 15 नंबर का गणित शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। तो गणित शिक्षा शास्त्र पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ। उसमें सदैव इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या यथार्थ गणित का पाठ्यक्रम में दैनिक जीवन से संबंध है? हाँ है। सर्वांगीण विकास में गणित की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? बिल्कुल आवश्यकता होती है। बच्चों के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में गणित सहायक है? हाँ है। गणित की भाषा कैसी होती है? सांकेतिक होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और तार्किक होती है। अमूर्त कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप में साबित करता है गणित? हाँ करता है। जैसे कि कोई भी अमूर्त वस्तु है, उसकी यदि केवल एक फिगर बता दिया जाए, जैसे कि कोई भी डब्बा है तो हाँ वह चौकोर आकार का है, या बॉल गेंद जो है वह गोल होता है, तो ये अमूर्त चीज़ें। अमूर्त का अर्थ होता है कि जिसकी मूर्ति सामने न हो, अर्थात जो सामने न हो उसको अमूर्त कहते हैं, और जो सामने हो, प्रत्यक्ष उपस्थित हो, जिसकी मूर्ति उपस्थित हो तो उसको मूर्त कहते हैं। अर्थात मूर्ति का मतलब रूप, जैसे जो हमारे सामने उपस्थित हो, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं वह मूर्त रूप हुआ, जिसको नहीं देख रहे हैं वह अमूर्त रूप हुआ। तो कोई भी जो वस्तु जिसको हम लोग देख नहीं रहे हैं उसके केवल आकार को बता दिया जाए, लंबाई चौड़ाई इत्यादि को बता दिया जाए, इंची टेप से नाप कर बता दिया जाए कि ये वस्तु इतनी बड़ी है, ऐसी है, इस आकार की है, तो उसका मूर्त रूप मतलब उसका जो भी चित्र है वो दिमाग में स्पष्ट हो जाता है। तो उसी को कहते हैं कि अमूर्त कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप में साबित करता है क्या? गणित। सामुदायिक गणित, व्यवहारिक गणित। गणित के 2 प्रकार होते हैं, एक सामुदायिक गणित और दूसरा व्यवहारिक गणित। देखिए, गणित शिक्षण की कुछ कमियां भी हैं। क्या क्या है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अंक गणित में मूल्यांकन शिक्षक की समस्या है। हाँ, मूल्यांकन में थोड़ी सी समस्या आती है अंक गणित में, क्योंकि कोई एक भी यदि उसमें से कोई एक अंक भी गलत हो जाता है तो उससे पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। तो इसलिए मूल्यांकन में थोड़ी सी समस्या आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, कभी कभी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि गणित में इतने सारे स्टेप होते हैं, इतने सूत्र होते हैं कि कोई भी एक अंक गलत होने से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। अतः जो है गणित का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि हर बच्चे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे बच्चे के अंदर गणित के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और बच्चा गणित में इंटरेस्ट नहीं लेता है। गणित में रुचि का अभाव देखा गया, बिल्कुल हाँ, बच्चों में रुचि का अभाव देखा गया है, क्योंकि गणित थोड़ा सा जो है ध्यान देने की ज़रूरत होती है गणित पर। यदि गणित को इंटरेस्टिंग तरीके से ना पढ़ाया जाए तो बच्चा जो है गणित में रुचि नहीं दिखाता है। शिक्षण विधियों का ज्ञान ना होना, ज़्यादातर शिक्षकों को शिक्षण विधि का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि गणित में शिक्षण विधियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण विधियों का ज्ञान होने पर ही कोई शिक्षक बच्चे को अच्छी तरीके से
पढ़ा सकता है गणित को इंटरेस्टिंग बनाकर और विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके ही पढ़ाया जाएगा, तभी बच्चे के समझ में आएगा जल्दी और बच्चा इंटरेस्ट लेगा। जबकि अक्सर देखा गया है कि शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं होता है लोगों के अंदर, जो कि गलत है और गणित शिक्षण की कमियाँ हैं। गणित शिक्षण की कुछ विधियाँ आइए देख लेते हैं। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि जो है सबसे मुख्य होती है, क्योंकि विश्लेषण का अर्थ होता है विखंडित करना, जिसको खंड खंड करके, जैसे यदि 16 को खंड खंड करना हो तो 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करते जाएंगे, जिसको प्लस 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 के 16 आए, फिर 4 + 4 + 4 + 4 भी कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो क्या है, ये विखंडित हो रहा है। सब खंड खंड को कई खंड को जोड़े तो 16 आया। और आगे देख लीजिए गणित विधियों में आगमन विधि। देखिए आगमन विधि और निगमन विधि क्या होता है। शिक्षण विधियों पर मैं वीडियो बना रखी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। गणित विधियों में देखिए आगमन विधि को श्रेष्ठ माना गया है, निगमन विधि को नहीं, क्योंकि निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण, जबकि आगमन विधि में पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जो है उसका नियम आता है। तो यदि उदाहरण को पहले प्रस्तुत किया जाए और नियम बाद में बताया जाए तो ऐसे में गणित बहुत जल्दी समझ में आती है बच्चे के। देखिए परीक्षण में भी एक निदानात्मक परीक्षण होता है और दूसरा उपचारात्मक परीक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण नहीं, यहाँ पर परीक्षण होगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा आप लोग। देखिए आगे गणित शिक्षण सामग्री। हाँ, मैं आपको लोगों को यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण के विषय में बता दूं कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। तो यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण जो है, निदानात्मक का अर्थ होता है निदान करना, जैसे बच्चे में क्या कमियां हैं, बच्चे शिक्षण के प्रति रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, बच्चे को क्या दिक्कत है जिससे वह शिक्षण गणित को नहीं पढ़ना चाहता है। अन्य विषयों में बच्चा पढ़ने में ठीक है, जबकि गणित में उसके बार बार मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बच्चे को गणित समझ में नहीं आ रहा है, या बच्चे ने अवधारणा बना रखी है कि गणित बहुत कठिन विषय है, या उसको व्यावहारिक जीवन में गणित की कोई आवश्यकता नहीं है, इत्यादि बातों का यदि पता लगाया जाए, तो जो पता लगाया जाए उसको निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। अर्थात इसका निदान क्या है, निदान यह है कि बच्चा गणित में रुचि नहीं ले रहा है, यह निदान हो गया। तो उसका उपचार कैसे किया जाए, उसका उपचार ऐसे किया जाए कि बच्चे को जो है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए, कुछ वस्तुएं सामने लाकर पढ़ाया जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, तब बच्चा इंटरेस्ट लेने लगेगा। देखिए गणित शिक्षण सामग्री में जो है किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है, जिसमें दृश्य सामग्री पहले आता है, उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री आता है। जबकि केवल श्रव्य सामग्री यदि है तो बच्चा गणित को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि श्रव्य में केवल सुना कर गणित पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे के समझ में भी नहीं आता है। जबकि दृश्य सामग्री यदि रखते हैं, जैसे श्याम पट्ट, चित्र, चार्ट, रेखा चित्र, मॉडल, फ्लैनेल ग्राफ और बुलेटिन बोर्ड इत्यादि जो दृश्य सामग्री आप लोगों को दिख रही है, ये सब गणित शिक्षण में सहायक होती हैं। ये दृश्य सामग्री है। जबकि दृश्य श्रव्य सामग्री में टेलीविज़न वगैरह आ गया, तो टेलीविज़न आ गया, ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसमें भी क्या है कि दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है। और यदि श्यामपट्ट की बात करें तो श्यामपट्ट दिख रहा है, लेकिन जब शिक्षक बोलता है तो उसकी आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है ना। तो दृश्य श्रव्य सामग्री भी गणित शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गणित शिक्षण के जो मुख्य बिंदु थे, किस प्रकार हमारी एग्जाम में पूछता है इससे संबंधित पॉइंट। तो आज तक के लिए बस इतना ही, और यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही कर दीजिए। तो आज तक के लिए बस इतना ही।